स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ए रेजिस्टिविटी। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपके पास अलग अलग मटेरियल्स हैं, जैसे कि कोई कंडक्टर है, मेटल है, ठीक है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, तो इनके साथ टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो तो इनके साथ जो है रेजिस्टिविटी का वेरिएशन किस तरीके से होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि हमने जो रिलेशन पढ़ा था उस रिलेशन को एक बार मैं लिख लेता हूँ। वो रिलेशन ये था, हमारे पास जो रजिस्टिविटी होती है उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था m अपॉन कितना होता है एन ई स्क्वायर इंटू टॉ। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था प्रीवियस सेक्शन की क्लास में। ओके, नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट पार्ट। मेटल की बात करते हैं। अगर मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल के केस में किस तरीके से रेजिस्टिविटी का वेरिएशंस हम देखेंगे जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे। तो एक बात ध्यान में देखने वाली है, ये है कि अगर हम मेटल की बात करते हैं तो जो टेम्परेचर, जैसे ही मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूँगा, टेम्परेचर बढ़ाऊँगा, तो पहली बात तो ये है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से जो मेटल होती है, ठीक है, उसके जो फ्री चार्जेज होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नंबर ऑफ डेंसिटी हो, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ डेंसिटी, ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी, इसको हम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे किसी मेटल का तो वो उसकी डेंसिटी पे, चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता कुछ भी। तो फिर वो बेसिकली डिपेंड किस पे करता है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो आपने पढ़ा था ऑलरेडी, मैंने बताया था कि जैसे जैसे आप कोई भी कंडक्टर होता है, सपोज एक बार वापस मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ, ब्रीफली एक्सप्लेन करके बताता हूँ। आपके पास कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर को आपने किसी V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे जैसे आप पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हो तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे, ठीक है ना, मूवमेंट करना स्टार्ट कर जाएंगे। और इस मेटल या फिर इस कंडक्टिंग वायर का खुद अपना कुछ, इसके पास अपने कुछ आयंस होंगे, इसके एटम्स होंगे, ठीक है, उनसे ये इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंटली कोलाइड करते रहेंगे। जब ये फ्रीक्वेंटली इसके साथ कोलाइड करते रहेंगे तो उस केस में क्या होगा कि एक बार जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है इन इलेक्ट्रॉन्स की, वो जब इन आयन से टक्कर करेगी ना, तो वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी धीरे धीरे जो है टक्कर करने के बाद में क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी। लेकिन फिर से पोटेंशियल डिफरेंस जो है अप्लाई किया हुआ है, वो उसको दोबारा से एनर्जी प्रोवाइड कराएगा नेक्स्ट कोलिजन के लिए। तो इस तरीके से कोलिजन लगातार होते रहेंगे और रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। यानी कुल मिला के जो भी इसके अंदर एटम्स होंगे, ठीक है, वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करने लगेंगे और उनकी जो है एम्पलीट्यूड, उनका जो वाइब्रेशन की जो एनर्जी है, यानी कहने का मतलब है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, वो आपकी क्या होने लगेगी, यहाँ पे इंक्रीज होने लगेगी। जैसे जैसे वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज होने लगेगी, हम कहेंगे कि भी ये रेजिस्टेंस भी इसका बढ़ने लग गया, क्योंकि वो अब क्या करेगा कि ये जो एटम्स और ये आयंस होंगे जो इस मटेरियल के होंगे, ये इनके इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का अपोज करेंगे, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये वायर धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आप क्या देखोगे, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो इसको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो वो और तेज़ी से जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एटम और आयन से टकराएगा, कोलाइड करेगा, और कोलाइड करने से क्या होगा कि जो टू सक्सेसिव कोलिजन होंगे इलेक्ट्रॉन्स के एटम और आयंस के साथ, ठीक है, उनके बीच में जो एवरेज टाइम है वो कम हो जाएगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लगातार सेटअप करते जा रहे हैं और वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन मोर फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि हम ये बोल सकते हैं कि भी जो रिलैक्सेशन टाइम है, यानी इट इज़ द एवरेज टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन विद एटम्स और आयन, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब ये डिक्रीज हो जाएगा तो ओवरऑल हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से रिलेशन हमें मिलता है रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/टाउ। अगर टाउ की वैल्यू डिक्रीज होगी तो रेजिस्टिविटी जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि भी कभी भी किसी भी कंडक्टर या किसी मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी वो इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीक्वेंटली कोलाइड करते हैं, मोर फ्रीक्वेंटली कोलाइड विद द एटम्स और आयन, और उसकी वजह से उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पे मेटल्स के केस में अगर मैं एक और बात करूँ
मान लो कि आपके पास यहाँ पे मैं एक सिचुएशन ले रहा हूँ कि मान लो कि एक मटेरियल है जिसको हम 0 डिग्री सेल्सियस पे देख रहे हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर सपोज दैट उसकी रेजिस्टिविटी 0 डिग्री सेल्सियस पे R0 है और T डिग्री सेल्सियस पे मैंने मान लिया T डिग्री सेल्सियस पे उसकी रेजिस्टिविटी ρT है, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा कि पहला रिलेशन ये है कि ये जो इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी होता है ये आपका यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे जो है डायरेक्टली मैं ये लिख सकता हूँ ρT इज इक्वल टू एक सिचुएशन है जो आपको याद रखनी है 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। और वो रिलेशन वैसे भी हमें पता चल जाएगा कि जो डेल्टा रो है वो यहाँ पे दो चीज़ों के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक तो ओरिजिनल जो आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टिविटी है उसके, ठीक है, चेंज इन रेजिस्टेंस, और चेंज इन रेजिस्टिविटी एक और आपका होगा कि टेम्परेचर डिफरेंस आपने कितना अप्लाई किया है। जब इन दोनों इक्वेशंस को आप कंबाइन करते हो तो इट विल बी डेल्टा रो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो नोट, ये आ जाएगा डेल्टा टी। जब आप इसे सोल्व करते हो तो आपको पता है कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिले आप यहाँ से ये वैल्यू यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा और वो जो कांस्टेंट होगा वो हमारे पास अल्फ़ा होगा, और अल्फ़ा हम ये लिख सकते हैं अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है, अल्फ़ा रो नोट डेल्टा टी। और डेल्टा रो क्या है? चेंज इन रेजिस्टिविटी। तो ये चेंज इन रेजिस्टिविटी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो चेंज इन रेजिस्टिविटी को मैं लिख सकता हूँ रो टी माइनस रो नोट अल्फ़ा रो नोट डेल्टा टी। तो फाइनली मैं यहाँ से ये रिलेशन इस तरीके से सोल्व कर सकता हूँ, और यहाँ जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी रो टी इज़ इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। एक तो आपको ये याद रखना है क्योंकि इस पर बेस्ड कई सारे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। अब यहाँ पे डेल्टा टी की अगर वैल्यू देखी जाए तो डेल्टा टी यहाँ पे कितना होगा? डेल्टा टी की अगर वैल्यू देखी जाए तो रो नोट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी कितना होगा? ओनली टी होगा, क्योंकि टी माइनस 0 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे टेम्परेचर डिफरेंस की। तो एक ये रिलेशन आपको याद रखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। अब मैं बात करूँगा कि अगर हमारे पास एक मेटल है और एक मेटल हम प्योर मेटल ले रहे हैं, सपोज दैट कि मैंने एक प्योर मेटल ली, ठीक है, जैसे प्योर मेटल में मैंने कॉपर की मेटल ली, तो उस केस में रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ कैसा वेरिएशन आएगा, किस तरीके का ग्राफ होगा। हम ये पढ़ा था कि भी जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, इधर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ और इधर मैंने रेजिस्टिविटी के बारे में बताया, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे अराउंड 50 केल्विन के आसपास क्या होगा कि इसका जो बिहेवियर होगा कुछ इस तरीके का होगा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपकी रेजिस्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। ये एक रिलेशन कॉपर के केस में आता है। दूसरा एक और हमें निक्रोम के अलॉय के केस में देखना है, तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, और ये सेकंड पार्ट के केस में मैं अलॉय की बात करूँगा। तो एक अलॉय का केस अगर मैं लूँ तो अलॉय जो है हमारे पास निक्रोम की बात करेंगे हम, निक्रोम। तो निक्रोम के केस में यहाँ पे ये निकल और किससे बना होता है? क्रोमियम से बना होता है। तो हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ से जो हमारे पास इन दोनों के बीच का ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ हमारे पास रेजिस्टिविटी होगी, ये टेम्परेचर होगा। तो आपको मैंने बताया था कि ये निक्रोम जो है निकल और क्रोमियम मेटल से मिलकर बना है, इसलिए हम इसका भी देखते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है कि मतलब मैंने जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर की वैल्यू में इंक्रीज़ करता गया, रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी इंक्रीज़ करती गई। तो ये जो ग्राफ है बेसिकली ये किसके लिए है? आपका निक्रोम के लिए है, निक्रोम, ठीक है, निक्रोम। तो ये ग्राफ भी आपको याद रखने हैं। अब सेम केस अगर मैं ये रेजिस्टिविटी के बारे में रिलेशन बना चुका हूँ, सेम ही मैं रिलेशन बना सकता हूँ। सेम रिलेशन अगर हम देखें तो सेम रिलेशन हम बना सकते हैं रेजिस्टेंस के साथ। तो ये रेजिस्टेंस के साथ लिखा जाएगा आर टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों ही केस में ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, कई सारे आपको आईआईटी के अंदर भी कुछ क्वेश्चन इस पे बेस्ड मिल जाएंगे। दो टेम्परेचर देगा
और दो टेम्परेचर में या तो आप अल्फ़ा वैल्यू दे देगा या फिर किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करा सकता है टेम्परेचर देके, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम आगे डिस्कस करेंगे, डिटेल में सारी स्टडी करेंगे, और डिटेल में जब स्टडी करेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई जो रेजिस्टिविटी जो होती है, रेजिस्टिविटी जो होती है किसी भी मेटल के केस में, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक पॉइंट बनाता हूँ, उसको आप याद रखें कि जो रेजिस्टिविटी होती है मेटल के केस में, तो जो रेजिस्टिविटी होती है मेटल के केस में, यहाँ जो अल्फ़ा होता है, इस अल्फ़ा को हम थर्मल कोफिशिएंट बोलते हैं, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, ये हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अल्फ़ा को भी डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है, किस तरीके से अल्फ़ा को डिफ़ाइन किया जाता है। अगर मैं अल्फ़ा की डेफिनेशन बनाऊँ यहाँ से, तो इट इज़ बहुत ही ये इजी डेफिनेशन यहाँ पे बन सकती है, क्योंकि अगर हम अल्फ़ा की बात करते हैं तो मेरे पास ओवरऑल जब मैं यहाँ से अल्फ़ा सोल्व करता हूँ तो मेरे पास ये रिलेशन, एक बार मैं लिख देता हूँ इसको, रो नॉट, और मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसके साथ, तो ये आ जाएगा रो नॉट अल्फ़ा टी आ जाएगा, ओके। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाई रो नॉट इंटू टी, और ये वैल्यू मेरे पास अल्फ़ा की आ गई। अब मैं यहाँ से इसकी डेफिनेशन बनाऊँगा, और बहुत ही ईजी सी इसकी डेफिनेशन है, देखें आप, देखो अल्फ़ा जो होता है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है, इट मे बी डिफाइंड एज द, ये क्या है, ये क्या है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन रजिस्टिविटी है, ये क्या है, इंक्रीज इन रजिस्टिविटी है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। और ये क्या है, रेशियो है, हमें ये क्या है हमारे पास ओरिजिनल रजिस्टिविटी, ठीक है, या रजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, और ये क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस। अगर मैं इसको 1 डिग्री से राइज कर दूं, ठीक है, अगर मैं बोलूं किसी भी कंडक्टर का, ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अंदर अल्फ़ा जो डिफ़ाइन किया जाता है वो इस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है कि इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी इन पर यूनिट रेजिस्टिविटी इन पर डिग्री सेल्सियस राइज द टेम्परेचर, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से राइज कर दें तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी दैट इज़ नोन एज अल्फ़ा होगा, ठीक है। तो अल्फ़ा की डेफिनेशन हम बना सकते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी इन पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर डिग्री सेल्सियस राइज द टेम्परेचर, ओके, ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। जनरली अगर हम मेटल की बात कर रहे थे हम, तो मेटल के केस में मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मेटल के केस में अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होती है। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होती है किस केस में, जब हम मेटल की बात करते हैं, तो मेटल के केस में हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये आपको याद रखनी है, अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। नाउ अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा, हमने किसके बारे में बात कर ली थी, मेटल के केस में हमने सारे इंपॉर्टेंट केस ले लिए थे जो कि मेटल से रिलेटेड थे, ठीक है। तो हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होती है उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, और अगर मेटल की बात करते हैं तो मेटल के केस में थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है हम अब बात करेंगे इंसुलेटर की बात करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं इंसुलेटर के केस में, तो सेकंड पार्ट ले रहे हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी इन केस ऑफ इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर के केस में बात कर रहे हैं। देखो इंसुलेटर के केस में अगर हम बात करेंगे तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, कितना था, m/n² टाउ, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से समझने वाली है कि इंसुलेटर और एक और होता है हमारे पास सेमीकंडक्टर, ठीक है, उनका टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे या फिर टेम्परेचर का जो पैरामीटर होता है वो कभी भी इस रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड नहीं करता। किस केस की बात कर रहा हूँ मैं, इंसुलेटर और किसके बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में। तो टेम्परेचर जो है वो डज नॉट डिपेंड ऑन द टाउ, यानी रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड नहीं करता, तो फिर किस पे डिपेंड कर सकता है, इट इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी, एन पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी इस बात पे डिपेंड करता है
अब आप देखें यहाँ पे देखो, इसको हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, चैप्टर जो है आपका सेमीकंडक्टर उसमें इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे। आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि अब रेजिस्टिविटी जो है उसका वेरिएशन टेम्परेचर के साथ किस तरीके से वेरी करता है, ठीक है, इंसुलेटर के केस में। तो हमारे पास एक रिलेशन आपको मैं बता दूं, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टिविटी जो है वो एक्सपोनेंशियली जो है डिक्रीज करती है, क्योंकि एक रिलेशन आता है, वो रिलेशन मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट ई टू द पावर ईजी बाय 2 के बी इंटू टी, ठीक है। यहाँ जो ईजी है वो जो है वो बैंड गैप एनर्जी है, ये क्या है, बैंड गैप एनर्जी होता है, किस किस के बीच में होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच की एनर्जी का गैप है। और ये के बी जो है यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, ठीक है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे टी जो है वो आपका टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो एक्सपोनेंशियली जो है वो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे। तो इसका जो वेरिएशन हम देखते हैं तो इस तरीके से होता है वेरिएशन, कि जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक्सपोनेंशियली इस तरीके से डिक्रीज होता जाता है रोटी, ठीक है, ये रोटी है और ये यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज किया है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी इसकी लगातार डिक्रीज होती जाएगी। बस इतना ही याद रखना है, क्योंकि कई सारे सीबीएसई के बोर्ड और बोर्ड जो एग्जामिनेशन होते हैं उनमें क्वेश्चंस जो है इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि भाई इंसुलेटर और उनके साथ टेम्परेचर का वेरिएशन किस तरीके से आप डिफाइन करोगे। तो ग्राफिकली भी आप इसको दिखा सकते हो। तीसरा जो पार्ट है वो हमारा है सेमी कंडक्टर। तो अभी मैंने बताया था इन दोनों केस में, in case of insulator and semiconductor, the temperature it does not depend on the relaxation time. So temperature is always depend on the number of charge density. अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ पर हमारे पास दो चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और होल होते हैं, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। और उन कोवलेंट बॉन्ड के बनने से, ठीक है, जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इनटू द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर में। इलेक्ट्रॉन और होल पेयर में जब वो ब्रेक हो जाएगा तो ब्रेक होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। एक पीएन जंक्शन होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है कि होल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसकी वजह से इस सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्टिविटी जो होती है इसकी वो इंक्रीज हो जाती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। जब इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, यानी रो जो हो वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो कंडक्टिविटी को जनरली हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे किसी सेमीकंडक्टर का तो वहाँ पर क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक इनटू द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, और जिसकी वजह से उस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और रेजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो जाती है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि हम आगे पूरे सेमीकंडक्टर के चैप्टर में इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर के चैप्टर में ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो पाएगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ कंडक्टर की। तो हमारे पास ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कई बार एग्जामिनेशन में आते हैं, सीबीएसई एग्जामिनेशन में काफ़ी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इनको अच्छे से याद रखना, आपको किस तरीके से क्या क्या थ्योरी कैसे कैसे आपको लिखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ने की कोशिश है, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ और वो है सुपर कंडक्टिविटी। इसको भी हम पढ़ने वाले हैं अभी। अब हम पढ़ने वाले हैं सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सुपर कंडक्टिविटी अपना टॉपिक है अभी, सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, देखें सुपर कंडक्टिविटी जो होता है वो मेटल और एलॉय दोनों में पाया जाता है, ठीक है। मेटल,
एंड जो अलॉय होता है उन दोनों में सुपर कंडक्टिविटी का ये बिहेवियर होता है। पहले हम बात करेंगे कि भी सुपर कंडक्टिविटी होता क्या है। देखो सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है कि कुछ ऐसे मेटल और कुछ ऐसे अलॉय होते हैं आपके पास जिनको आप कुछ टेम्परेचर पे कूल करते हो। जब आप कुछ टेम्परेचर पे कूल करते हो तो वो जनरली क्या हो जाते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी जीरो को अप्रोच कर जाती है। यानी कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, वो मेटल भी हो सकते हैं या अलॉय भी हो सकते हैं, जिस पे आप एक फ़िक्स टेम्परेचर के बाद जब आप देखते हो तो उनकी जो रेजिस्टिविटी है उसका कंप्लीट लॉस कर लेते हो एक फ़िक्स टेम्परेचर पे। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, ये जैसे 4 केल्विन की बात है। तो अगर हम बात करते हैं मरकरी के केस में हम बात करेंगे तो रजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर को जब आप कूल करते जाओगे यानी कम करते जाओगे टेम्परेचर को, मरकरी के केस में अराउंड ये जो टेम्परेचर है ये 4.2 केल्विन की बात होती है। 4.2 केल्विन पर जो मरकरी है वो अपनी पूरी रेजिस्टिविटी का लॉस कर देता है, यानी वहाँ पर कोई भी रेजिस्टिविटी नहीं होता। ठीक है, इसलिए ऐसे जो मटेरियल होते हैं, ऐसे मटेरियल जो किसी एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे कंप्लीटली लॉस कर देते हैं अपनी रेजिस्टिविटी को, ऐसे मटेरियल्स को हम सुपर कंडक्टर बोलते हैं। और जिस फिनोमिनन को ये शो करते हैं, ठीक है, जिस फिनोमिनन को ये शो करते हैं उसको हम सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। जनरली हमने मरकरी की बात की तो मरकरी जो है वो 4.2 केल्विन पर अपनी रेजिस्टिविटी को लॉस कर देता है, यानी यहाँ रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है। अब इसमें एक बात आती है, ये जो टेम्परेचर होता है, ये वाला जो टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पर कोई भी मटेरियल सुपर कंडक्टर मटेरियल बनने का बिहेव करता है। ठीक है, यानी कोई भी मटेरियल जो है जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर बन जाता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर यानी ये वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी मटेरियल अपने रेजिस्टिविटी को कंप्लीटली लॉस कर देता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बोलते हैं, ये कौन सा टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो आगे इसमें एक बात और आती है, एक मेसिनर इफेक्ट की बात और आती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एक यहाँ पर मैंने ये बताया आपको सुपर कंडक्टिविटी में जो है हमारे पास क्या होता है, सुपर कंडक्टिविटी इसकी डेफिनेशन में लिख दूँ। ओके नाउ, तो क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में बात कर चुके थे, अब मैं सुपर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। डेफिनेशन देखिए आप, द फिनोमिनन of complete loss of resistivity, completely loss of resistivity by a certain temperature वो किसी एलॉय का भी हो सकता है और मेटल का, बाय सर्टेन टेम्परेचर ऑफ अलॉय एंड मेटल। ठीक है, अलॉय एंड मेटल, ठीक है, ये है जिस उस सर्टेन टेम्परेचर को, ठीक है, आर कूल्ड बिलो the temperature is called सुपर कंडक्टिविटी, इसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। और उस टेम्परेचर को जिस पर वो कंप्लीटली लॉस कर देता है अपनी रेजिस्टिविटी को, उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। अब हमारे पास एक आता है टॉपिक इसमें, मेसिनर इफेक्ट। ठीक है, उसको बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, मेसिनर इफेक्ट। तो अभी है हम पढ़ रहे हैं मेसिनर इफेक्ट। तो ये मेसिनर तो ये हमारे पास मेसिनर इफेक्ट
ठीक है। ये क्या होता है, देखो मेसिनर इफेक्ट क्या होता है कि कोई भी मेटल और अलॉय, ठीक है, जब आप उसे जब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं जहाँ पर वो रेजिस्टिविटी को लॉस कर देता हूँ, उस केस में क्या होता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर, ठीक है, कोई भी आपके पास मटेरियल है, ठीक है, कोई भी मटेरियल है, वो मेटल हो सकता है या अलॉय हो सकता है, तो उसके इनसाइड, मटेरियल के इनसाइड अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाए, तो ऐसे इफेक्ट को हम मेसिनर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। यानी एट क्रिटिकल टेम्परेचर मटेरियल इन ए मटेरियल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज ज़ीरो, ठीक है। तो ऐसे इफेक्ट को हम मेसिनर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये आप देखने, अब देखो हम क्या, क्यों हमें ज़रूरी है सुपर कंडक्टर अगर हमें मिल जाए मटेरियल, तो क्यों, इसकी सबसे बढ़िया बात ये है कि ये जो है ना, एक बार अगर कोई सुपर कंडक्टिंग लूप आपके पास है और उसमें एक बार आप करंट सेटअप कर दो, तो ऐसा होता है कि वो कई सालों तक, यानी लगभग सालों तक क्या कर सकता है, उसके अंदर जो है करंट हमेशा उतनी ही बनी रहती है, ठीक है, क्योंकि वो एक फिक्स टेम्परेचर पर इसको बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑल ओवर पूरे साइंटिस्ट जो लोग हैं वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ऐसे एलॉय को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो सुपर कंडक्टिविटी को शो कर पाए। इसका मतलब है कि अगर आप ऐसा कुछ बना दोगे तो उससे आपको कई सारे फ़ायदे हो सकते हैं। फ़ायदा ये हो सकता है कि आप एक बार उस सुपर कंडक्टिंग लूप के अंदर करंट को सेटअप कर दें तो वो कई सालों तक जो है बिना ईएमएफ अप्लाई किए हुए भी उसके अंदर उतनी ही करंट बनी रहेगी, ठीक है। एक तो ये बड़ा फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये हो सकता है कि इसका जो हम रिसर्च वर्क में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है, फिजिक्स के। और एक और हम क्या कह सकते हैं, ऐसे कंप्यूटर बना सकते हैं जिनके जो मतलब बहुत ज़्यादा मेमोरी को जो है स्टोरेज करने के काम में आ सकते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए इनका सुपर कंप्यूटर बनाने में भी यूज़ किया जाता है। तो इसलिए सुपर कंडक्टर जो होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और उनको इसीलिए हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी तक किसी साइंटिस्ट ने ऐसा नहीं बनाया कि रूम टेम्परेचर पे वो किसी सुपर कंडक्टर मटेरियल को बना चुका हो। अगर ये बन जाता है तो काफ़ी अच्छे जो है यहाँ पे इम्पैक्ट नज़र आते हैं साइंस के लिए। इसलिए हम इसको आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर अपना यही है। थैंक यू।